हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीरीज जिसमें हम रियल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जैसे CSIR नेट, IIT जैम, गेट, MBHM, टिफ़र, कोई भी PhD का एंट्रेंस या कोई भी MSc का एंट्रेंस आप देना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ हम रियल एनालिसिस को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पे बहुत सारी बेसिक डेफिनेशंस जो इसमें रिक्वायर्ड होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए वो हमने कवर की हुई हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एक दो किए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशन को कवर करते हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल एनालिसिस, जिसको हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी कहते हैं, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। देन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंस सीरीज को स्टार्ट करेंगे एंड देन पूरा हम रियल एनालिसिस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ हम अपने लेक्चर के साथ। सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं डेंस सेट की डेफिनेशन। ठीक है, जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सेट इज सेड टू बी अ डेंस। कब कहलाएगा डेंस? जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा है डेंस मतलब घना होना। कोई सेट अगर घना कब होता है, डेंस कब होता है? अ सेट A एंड B, लेट हम यहाँ ले लेते हैं दो सेट A एंड B आर टू सबसेट ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर। तो हमारे पास दो सेट हैं जो कि सबसेट है सेट ऑफ अ रियल नंबर के, और ये कुछ इस तरीके से है कि जो A है वो सबसेट है B का। ठीक है, ये दोनों में भी A जो है वो सबसेट है B का। दोनों सबसेट है R के, सेट ऑफ अ रियल नंबर के, बट जो A है वो सबसेट है B का। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देन A इज सेड टू बी डेंस, सेड टू बी डेंस इन B। तो जो सबसेट है वो अपने सुपरसेट में डेंस कहलाना चाहता है। कब कहला पाएगा? इफ B कंटेन इन द क्लोजर ऑफ A। अगर B कंटेन हो जाता है, B इज अ सबसेट ऑफ अ क्लोजर ऑफ A, देन आप कह देंगे कि जो A है वो डेंस है B के अंदर। देखते हैं किस तरीके से, कुछ एग्जांपल्स और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं तो हमको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। यहाँ पे तो देखो दो सबसेट की बात कर रहा है जो कि सेट ऑफ अ रियल नंबर के लिए है, और आप छोटे वाले को डेंस कहना चाहते हैं, मतलब जो स्मॉलर सबसेट है जो आप उसको डेंस कहना चाहते हैं इन सुपर सेट। कब कह पाएंगे? जब सुपर सेट उस सबसेट के क्लोजर के अंदर कंटेन होगा। ठीक है ना। यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेट ऑफ अ रियल नंबर, सेट ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये कैसा होता है? सबसेट है R का। तो यहाँ पे लेट हम ले लेते हैं, ये हमारा A है और ये हमारा B है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। ठीक है, अब हम क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? अगर मूव करते हैं तो हम कहना चाहेंगे सेट ऑफ अ रैशनल नंबर इज डेंस इन R, सेट ऑफ अ रियल नंबर। कब होगा? जब वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो देख लेते हैं कि क्या वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो डेंस है या नहीं। हमने लिख तो दिया कि डेंस है, तो देख लेते हैं है या नहीं है। तो डेंस कब हो पाएगा? जब जब हम ये देख पाएंगे जो सेट ऑफ अ रियल नंबर है वो सबसेट बन जाएगा द क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ अ रैशनल नंबर के। तो अब हमको फाइंड करना है कि क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ अ रैशनल नंबर होता क्या है। तो किसी भी सेट का क्लोजर इज इक्वल टू द सेट यूनियन द डिराइव्ड सेट। ठीक है, डिराइव सेट मीन सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे ये तो क्यों ही रहेगा यूनियन। अब जो सेट ऑफ अ रैशनल नंबर है उसका जो डिराइव सेट होता है इट्स द सेट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, अब जब आप इसका यूनियन करेंगे तो आपको सेट ऑफ अ रियल नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब आपको देखने को मिला जो क्यू क्लोजर है दैट इज द सेट ऑफ अ रियल नंबर इटसेल्फ। एंड हमको ये चीज़ पता है जितने भी सेट्स होते हैं आर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो आर इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर इज अ सबसेट ऑफ क्यू क्लोजर। तो यहाँ पे हमको मिल गया
कि जो R है वो सबसेट बना है Q क्लोजर का, इट मीन्स जो Q है द सेट ऑफ अ रैशनल नंबर है इज डेंस इन सेट ऑफ अ रियल नंबर। और ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा था, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ इस तरीके से आप चीज़ें चेक कर सकते हैं एंड फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम इसको फिजिकली अपीयरेंस मतलब बाय डायग्राम या बाय कुछ इस तरीके से अगर हमको पता चलता है तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रियल लाइन है, हमारे पास रियल लाइन है। अब रियल लाइन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन। यहाँ ऐसे राइट साइड में भी इन्फिनिटी तक एंड लेफ्ट से भी माइनस इन्फिनिटी तक मूव करेगा। अब आपको ये बात तो पता ही होगी, अगर आपने 1 लिखा है तो 1 के जस्ट नियर बाय 1.1, 1.01, 1.0001 इस टाइप के एलिमेंट आपको देखने मिलेंगे। तो ये सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो 1 के नियर बाय आपको बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर देखने को मिलेंगे एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक इररेशनल देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे आपको रैशनल देखने को मिलेंगे, देन अगेन आपको एक इररेशनल देखने को मिलेगा। और ये जो मैं आपको मैग्नीफाइड वे में बहुत छोटा सा बता रही हूँ, ऐसा बहुत सारा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब यहाँ पे इररेशनल्स भी इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं और यहाँ जो अंदर इन बिटवीन जो इररेशनल्स आपको यहाँ रैशनल देखने को मिल रहे हैं, ये भी कैसे होते हैं, काउंटिंग अगर आप इनकी करेंगे तो ये भी इन्फिनाइट टाइम्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि अगर ये पूरी रियल लाइन पे अगर हम ये रैशनल्स को ड्रॉ करने लगेंगे तो एक बहुत घना एरिया मिलेगा, मतलब डेंस एरिया मिलेगा जिसके अंदर आपको सिर्फ रैशनल्स दिखेंगे। तो इसका मतलब है जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है आर डेंस इन द सेट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब MCQs जहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ राइज हो रहे हैं, वहाँ पे कोई भी आपसे डायरेक्ट डेंस की डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट वो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट को घुमाएगा कि आपको लगाना अल्टीमेटली डेफिनेशन ऑफ डेंस सेट होगा, बट आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या लगाना है, कैसे लगाना है, तो वो बहुत घुमा देते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी डेफिनेशन या कुछ भी, मतलब एक छोटा सा स्टेटमेंट भी अगर आप वहाँ पे रीड कर रहे हैं तो उसको आप हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल तरीके से आप सब स्टेटमेंट पे मतलब उसका पोस्टमार्टम कर दीजिए, ताकि कैसे भी घुमा दे पेपर में मगर आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे अभी हमने डेंस की डेफिनेशन पढ़ी, इसको भी हम 2 डिफरेंट डायरेक्शन में देख लेते हैं। तो अ सेट कैपिटल A is said to be dense in itself। अभी जो हमने डेंस की डेफिनेशन पढ़ी है वो एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी है कि डेंस कब होता है कोई भी सेट में, मे बी वो सेट खुद भी हो सकता है, मे बी वो कोई दूसरा सेट भी हो सकता है। अब हम यहाँ स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं डेफिनेशन, ये स्पेसिफिकली एक स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं जहाँ पे सेट खुद में ही डेंस होना चाह रहा है। तो कब हो पाएगा, if every point of the set capital A is limit point। अगर कोई सेट जिसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के से हैं लिमिट पॉइंट है, तो वो सेट बाय ऑटोमेटिकली डेंस हो जाता है अपने अंदर। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, ये क्लोज्ड इंटरवल ए भी ले लीजिए आप। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ये सब लिमिट पॉइंट है। इनके अराउंड जब भी आप यहाँ पे कोई भी साइज का इंटरवल बनाएंगे, उसका जो इंटरसेक्शन है, लेट मान लीजिए ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो जो सी पॉइंट है वो बिलोंग कर रहा है इस दिस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। अब सी पॉइंट के अराउंड कोई भी इंटरवल बना लीजिए, कोई भी डेल का, तो फॉर एवरी डेल ग्रेटर देन 0,
जब भी आप यहाँ क्या बनाएंगे, इंटरवल बनाएंगे, डेट इज c माइनस डेल c प्लस डेल, तो आपने एक इंटरवल बनाया डेल डिस्टेंस का, और उसका इंटरसेक्शन जब भी आप इस क्लोज्ड ए बी इंटरवल के साथ करेंगे तो आपको हमेशा इन्फिनाइट नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा, इन्फिनाइट नंबर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ इस C के लिए नहीं है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप इस क्लोज्ड ए बी के बीच में से ले लेंगे तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इसका मतलब है कि ये बहुत दूर तक फैले हुए हैं और इनके नेबरहुड में जब इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो अनगिनत मतलब इन्फिनाइट नंबर्स हमको इंटरसेक्शन में मिल रहे हैं, मतलब ये घने हैं। ये मैंने एक एग्जांपल से भी आपको यहाँ पे डेंस दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो क्लोज्ड ए बी है वो कैसा है, डेंस इन इटसेल्फ। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे दिस क्लोज्ड ए बी सेट है, जिसको आप यहाँ कैपिटल ए नाम दे दीजिए, इज डेंस इन इट सेल्फ। ठीक है, तो आपको पता चला कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे इस क्लोज्ड ए बी के अंदर वो सब के सब लिमिट पॉइंट बन रहे हैं, क्योंकि उनके अराउंड कोई भी डिस्टेंस का, कोई भी डेल डिस्टेंस का आप इंटरवल बनाएंगे उसका इंटरसेक्शन ए बी के साथ हमेशा आपको इन्फिनाइट नॉन एम्प्टी मिल रहा है, इन्फिनाइट मिल रहा है, इन्फिनाइट नंबर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि सब लिमिट पॉइंट है, और सब लिमिट पॉइंट होने की केस में आपको ये क्लोज्ड ए बी डेंस दिखेगा खुद के अंदर, खुद में ही ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ आपको दिखने वाला है। ऐसे ही सेट ऑफ अ रियल नंबर आप ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने आप हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थे जहाँ पे हमने सेट को खुद में ही डेंस बताया। अगर इसी स्टेटमेंट को मैं दूसरी तरीके से रीड करूँ तो वो सभी मतलब वो सेट डेंस कहलाएगा जिसके पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। ये सेम स्टेटमेंट को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में रीड करते हैं तो अ सेट कैपिटल ए इज डेंस इन इटसेल्फ इफ सेट ए हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट। अगर सेट के पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है वो सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट है, तो इनडायरेक्टली हम ऊपर वाली डेफिनेशन पे आ जाएंगे। एंड ऊपर वाली डेफिनेशन इम्प्लाई करती है कि सेट खुद में ही कैसा होगा, डेंस होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, कोई भी एक स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर सिंपल एक स्टेटमेंट था, उसको हमने दो तरीके से देख लिया। तो अगर आइसोलेटेड के डायरेक्शन से पूछ रहा है तो भी आप आंसर कर पाएंगे, लिमिट पॉइंट की डायरेक्शन से पूछ रहा है तो भी आप आंसर कर पाएंगे। ऊपर वाले क्लोज्ड ए बी में आप देखिए कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड नहीं है, इसका मतलब है कि सेट आपका डेंस है इटसेल्फ। ठीक है, तो ये आपने एक स्टेटमेंट को दो तरीके से देख लिया। एक और पॉइंट हम, एक और नोट है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अ सेट इज nowhere dense, a set capital A is nowhere। अभी हम क्या कह रहे हैं कि अभी तक हमने क्या देखा, पहले वाले में देखा दो सेट थे हमारे पास ए एंड बी, एंड हमने देखा ए बी के अंदर डेंस है या नहीं। दूसरे वाले में हमने उसका एक सब पार्ट देखा, उसका एक और रिस्ट्रिक्शन देखा कि अगर ए के अंदर सब डेंस है या नहीं है। अब हम एक जनरलाइज वे में बोल रहे हैं कि जो ए है वो कहीं पे भी डेंस नहीं है, चाहे वो कोई एक अनदर सेट बी हो सुपर सेट, या वो सेट खुद हो ए इटसेल्फ, तो कहीं पे भी डेंस नहीं है। नोवेयर डेंस कब कहलाएगा, नोवेयर डेंस कहलाएगा if the complement of the closure of A is dense in R। ये सेट ऑफ रियल नंबर पे ही बात हो रही है, रियल नंबर से कंपेयर करते हुए ही बात हो रही है। तो हम बोल रहे हैं कि कोई भी सबसेट ऐसा नहीं मिल रहा है सेट ऑफ अ रियल नंबर का जहाँ पे ये ए क्या हो पाए, डेंस हो पाए। तो नोवेयर डेंस, कहीं पे भी ये डेंस नहीं हो पा रहा। कब नहीं हो पाएगा, जब आप क्या करेंगे, इस ए के क्लोजर को लेंगे और आप बोलेंगे इज डेंस, और इस क्लोजर का भी क्या कॉम्प्लीमेंट, वो कैसा होना चाहिए, डेंस होना चाहिए। कहाँ पे, इन सेट ऑफ अ रियल नंबर पे। अगर ऐसा हो जाता है तो नोवेयर डेंस। तो देखिए जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ए बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर ले लिया। अब पहले तो आप क्या करिए, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर का
क्लोजर निकाल लीजिए। तो कोई भी सेट का क्लोजर क्या होता है, सेट यूनियन द सेट ऑफ अ डिराइव सेट, मतलब सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट। तो सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट की अगर मैं बात करूं इस सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के अंदर, तो वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है। हमने देखा कि सेट पहले भी देखा हुआ है जब हम आइसोलेटेड की डेफिनेशन डिस्कस की थी, वहाँ पे देखा हुआ था जो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर है उसके सभी पॉइंट्स कैसे होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, उनके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब है जो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर है उसका सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट क्या आता है, फाई आ जाता है। इसका अगर आप यूनियन करेंगे तो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर इटसेल्फ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ये तो क्लोजर हो गया। अब इस क्लोजर का आपको क्या लेना है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू में आर माइनस में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है ना। अब आर माइनस में एन क्या होगा, नेचुरल नंबर छोड़ने के बाद ये रियल लाइन पे, ये 1 को छोड़ने के बाद, ये 2 को छोड़ने के बाद जितनी भी, मतलब नेचुरल नंबर को छोड़ने के बाद बची हुई जितनी भी लाइन है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वो कैसी होगी आपको दिख ही रही है, वो डेंस है पूरे आर के अंदर। हम चुनिंदा कुछ ही जो एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3 इन्हीं को छोड़ते हुए बाकी पूरी लाइन इंक्लूड हो रही है। तो पूरी लाइन इंक्लूड हो रही है तो दिख रहा है कि बहुत अधिक मात्रा में, बहुत डेंस क्वांटिटी में आपको यहाँ नंबर देखने को मिल रहे हैं सेट ऑफ अ रियल नंबर में। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल पाएंगे जो ये कॉम्प्लीमेंट है सेट ऑफ अ क्लोजर ऑफ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज डेंस इन आर। और आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट था क्लोजर ऑफ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर का, इसके सभी पॉइंट्स कैसे हैं, आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर। मतलब आर के अंदर इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कैसे आ रहे हैं, लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो सेट है वो कैसा है, आपका डेंस है आर के अंदर। और अगर जैसे ही ये डेंस है आर के अंदर तो आपने इम्प्लाई कर दिया जो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर है इज नो वेयर डेंस। ठीक है, तो वो कहीं पे भी डेंस नहीं होगा। तो ये हमने सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर पे देखा है, ये सेट ऑफ अ इंटीजर्स पे भी जाएगा, जहाँ पे भी फाइनाइट सेट्स पे भी जाएगा। तो फाइनाइट सेट, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नो वेयर डेंस। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं इसको आप ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं, जितने भी फाइनाइट सेट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी काउंटेबली इन्फिनाइट सेट होते हैं, और इसमें एक एक्सेप्शन है, अदर देन सेट ऑफ अ रैशनल नंबर। सेट ऑफ अ रैशनल नंबर को छोड़ने के बाद जितने भी काउंटेबली इन्फिनाइट सेट होते हैं और जितने भी फाइनाइट सेट्स होते हैं आर नो वेयर डेंस। ठीक है, वो कहीं पे भी डेंस नहीं होते हैं क्योंकि ये सब सेट्स कैसे होते हैं, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं, इनके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होती है। और हमने ये एक्सेप्शन क्यों है, अदर देन क्यों लिखा, ये हमने जस्ट अभी देखा कि ये डेंस बन जाता है आर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ स्विच करते हैं जल्दी से, परफेक्ट सेट। तो कोई भी सेट परफेक्ट कब कहलाता है, अ सेट capital A is said to be perfect if वो सेट अपने डिराइव सेट के जस्ट इक्वल हो जाए। तो जैसे कि सेट ऑफ अ रियल नंबर अपने सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट के इक्वल है, क्लोज्ड इंटरवल ए भी अपने सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट के इक्वल है। यहाँ ओपन इंटरवल आप नहीं ले सकते, सेमी ओपन नहीं ले सकते क्योंकि उनके लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट चेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। एक एम्प्टी सेट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट सेट। एम्प्टी सेट भी कैसा होता है, परफेक्ट सेट होता है। कैंटर सेट इज ऑल्सो परफेक्ट सेट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कैंटर सेट, वो भी आपका परफेक्ट सेट होता है। तो ये परफेक्ट सेट की डेफिनेशन हो गई। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेट के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, टोपोलॉजी के सेक्शंस में भी आपको देखने को मिल जाते हैं एंड रियल के सेक्शन में भी कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। तो कॉम्पैक्ट सेट, तो कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी set S is
compact if every open cover of S has finite सब कवर। तो ये तो इसकी एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है। अगर किसी सेट को कॉम्पैक्ट होना है तो उसके जितने भी ओपन कवर होते हैं उनके पास फाइनाइट सब कवर होना ज़रूरी है। बट जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और हमको कोई एग्जांपल दिया होता है कि क्या ये कॉम्पैक्ट है, क्या ये कॉम्पैक्ट नहीं है, तो हम इसके थ्रू अप्रोच करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो हम यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे? अ सेट S जो कि सबसेट है R का इज कॉम्पैक्ट इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अगर कोई सेट कहाँ पे है? सबसेट है सेट ऑफ अ रियल नंबर का, तो वो क्लोज है और बाउंडेड है तो वो डायरेक्टली क्या बन जाता है? कॉम्पैक्ट। तो अगर कोई भी सबसेट है आर का और वो पूछ रहा है आपसे कि कैसा, और वो भी सबसेट कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी, है ना, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है आपसे कि क्या वो कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे एंड चेक करेंगे कि वो सेट क्या क्लोज्ड है, बाउंडेड है। और अगर वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड मिलता है तो आप उसको डिक्लेयर कर देंगे कि वो कॉम्पैक्ट है। और दोनों में से अगर कोई भी मतलब कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन अगर होल्ड नहीं होती है तो फिर वो कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम कंक्लूड कर लेते हैं, यहीं पे कुछ रिजल्ट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि सेट ऑफ जो फाइनाइट सेट्स होते हैं, ठीक है, फाइनाइट सेट हमेशा कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। और सिंस वो फाइनाइट हैं तो वो हमेशा कैसे होते हैं? बाउंडेड भी होते हैं। इसका मतलब है जो फाइनाइट सेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑलवेज कॉम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें, ये हम ले लिए 1 और 2, तो ये एक फाइनाइट सेट है। ये फाइनाइट सेट आपको दिख रहा है कि ये क्लोज है और बाउंडेड भी है। इसके जितने भी एलिमेंट है, लेट मान लीजिए ये एस है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट इस एस के हैं आप उसको लिख सकते हैं एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम के बीच में, है ना, वेयर एम और एम कैसे हैं? आपके बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, आप लिख सक रहे हैं। इसका मतलब है कि जो S है वो आपका कैसा है? बाउंडेड है। और S बाउंडेड है, इसका मतलब है कि क्लोज भी है एंड बाउंडेड भी है। तो ये सेट कैसा आ गया? आपका कॉम्पैक्ट आ गया। तो जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं वो सब कैसे होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं। अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है एंड एवरी इन्फिनाइट सबसेट ऑफ द सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट, तो भी हम क्या बोल देंगे? उसको कॉम्पैक्ट बोल देंगे, ठीक है। तो आपके पास एक क्या है? एक ए नाम का सेट है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो S है वो सबसेट है ए का, ठीक है। S किस टाइप का सबसेट है? ए का। R इज इन्फिनाइट सबसेट, इज इन्फिनाइट आर्बिट्री सबसेट। मतलब जितने भी इन्फिनाइट सबसेट हैं इस ए के, उसको ये डिनोट कर रहा है S, ठीक है, आर्बिट्री सबसेट है। एंड इफ इस S हैज़ लिमिट पॉइंट, और अगर इसके पास क्या हो जाता है? हैज़ अ लिमिट पॉइंट, और वो भी कहाँ पे? इन द सेट, ठीक है। तो अगर इस S के पास, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट के जितने भी इन्फिनाइट सबसेट हैं उनके पास अगर लिमिट पॉइंट हो जाता है, वो भी कहाँ पे? उसी सेट के अंदर में, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे जो ये सेट A है वो कैसा है? कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो आप पहले देखिए ए कैसा है। अगर ए इन्फिनाइट है तो उसके सारे इन्फिनाइट सबसेट को एनालाइज करिए। अगर उसके सारे इन्फिनाइट सबसेट के पास लिमिट पॉइंट है, वो भी कहाँ पे? स्पेशली सेट के अंदर पे, तो आप बोल देंगे ए आपका कॉम्पैक्ट है। अगर आपके पास दो ए एंड बी, ये नेक्स्ट रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट हो गया, ये नेक्स्ट रिजल्ट है, ए एंड बी दोनों ही आपके कैसे हैं? कॉम्पैक्ट हैं। तो इसका मतलब है जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? एक कॉम्पैक्ट सेट मिलेगा। तो ये कुछ आपके रिजल्ट्स हैं।
अब ऐसे ही क्या करिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, अब इनकी अलजेब्राइक देख लीजिए, जैसे कि प्लस या माइनस। तो अगर ये दोनों आपके कैसे हैं, कॉम्पैक्ट हैं, तो आप जब इनका प्लस करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एक कॉम्पैक्ट सेट देखने को मिलेगा। अब जल्दी से इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एन, मतलब एन डायमेंशन में आर कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 2 डायमेंशन पे दिए हुए हैं, तो वो देख लेते हैं। ये किस टाइप का सेट है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट का सेट है, जहाँ पे जो x है वो लेस देन इक्वल टू में 1 आ रहा है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू में 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये सिंपल सा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। 1 से बाउंडेड है, मतलब जो x है आपका वो 1 से बाउंडेड है, मतलब 1 से ना आगे बढ़ेगा -1 से और ना 1 से, मतलब -1 से छोटा भी नहीं हो सकता और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमको क्या दिया है, मॉड ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू में 2, तो ना तो वो 2 से बड़ा हो सकता है y और ना -2 से बड़ा हो सकता है y, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब आप इसको कंबाइंड फॉर्म में देख रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो कलेक्शन आने वाला है x y का, वो कहाँ से आने वाला है, ये क्लोज्ड, मतलब ये रेक्टेंगल बना है, यहाँ से आने वाला है। और ये रेक्टेंगल आपको देख के दिख ही रहा होगा, ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, तो इसका मतलब है ये वाला जो ऑप्शन है वो टिक हो जाता है, ये सेट आपका कॉम्पैक्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। अगेन हम इस तरीके से क्वाड्रेंट बना लेते हैं, हम एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया आपका। अगेन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो एक्स है वो 1 से, जो मॉड ऑफ एक्स है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब है ना तो वो -1 से छोटा है ना वो 1 से बड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्स बाउंड मिल गया। अब जो वाई मॉड का जो स्क्वायर है वो कैसा है, लेस देन इक्वल टू में 2 है, तो वाई मॉड का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू में √2 लिख सकते हैं आप इस चीज को। तो आपने देखा जो y है, जो y का मॉड है वो √2 से छोटा है, इसका मतलब है ना तो वो -√2 से छोटा होगा और ना वो √2 से बड़ा होगा y का वैल्यू। तो अगेन आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है जो कि अगेन क्लोज्ड है, और आपको ये x एंड y हमेशा बाउंडेड देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी कॉम्पैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे किसकी डेफिनेशन देखने को मिल रही है, सर्कल की डेफिनेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। ये तो एक तरीके का सर्कल है विद द सेंटर, कौन सा सेंटर है आपका यहाँ पे 0,3 आपका सेंटर है, तो 0,3 पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। तो 0,3 पॉइंट का सेंटर लेते हैं हम, और 5 का अगर आप क्या कर रहे हैं, रेडियस ले रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, ये एक सर्कल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि ये सर्कल मतलब लेस देन इक्वल टू में 5, लेस देन इक्वल टू में 5 का मतलब है जो ये सर्कल है इसके अंदर की वैल्यूज आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो कलेक्शन किसका हो रहा है, ये इसके अंदर की जितनी भी वैल्यूज है उसका हो रहा है। तो अगेन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे विद सेंटर 0,3 आपको एक सर्कल फॉर्म हो रहा है 5 रेडियस का, जो कि क्लोज है क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है। अगर ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का होता तो ये कॉम्पैक्ट नहीं बन पाता क्योंकि अनबाउंडेड हो जाता, बट यहाँ पे तो ये कॉम्पैक्ट बन रहा है क्योंकि ये बाउंडेड बन रहा है। अब बात आती है यहाँ पे डी की, ठीक है। आप इस d को कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस में y² इज लेस देन इक्वल टू में 5। तो जब आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सर्कल, अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सर्कल देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आपको देखने को मिलेगी, ये सर्कल होने के बाद नहीं सॉरी ठीक है, यहाँ आपको सर्कल देखने को तो मिल जाएगा बट ये आपको बाउंडेड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ही आपने क्या किया यहाँ पे
इस हिसाब से आपने इसको अरेंज कर लिया। एंड जैसे ही आप इसको इस हिसाब से अरेंज करेंगे एंड ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सर्कल देखने को मिलेगा जिसका सेंटर क्या होगा, 0,-1 होगा। बट ये कैसा होगा, क्लोज्ड तो आ गया आपका, बट ये बाउंडेड नहीं आएगा। बाउंडेड नहीं आएगा इसका मतलब है यहाँ पे y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। जैसे कि आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जैसे कि आपने x को 2 लिया तो y को आप 3 ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मतलब लाइक y को आप √3 ले लीजिए, स्क्वायर है ना, यहीं पे आप √2 का स्क्वायर ले लीजिए तो आपको -1 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप इस √2 को फिक्स रखिए एंड देन यहाँ पे क्या कीजिए, y को आप अगेन वेरी कर दीजिए, y को आप लिख लीजिए 3 तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ 9, तो 2 - 9 मतलब आपको क्या मिल गया, -7 मिल गया, है ना। इस तरीके से आप मतलब -∞ की तरफ आप मूव करते जाएंगे। y को जितना भी आप बड़ा करते जाएंगे उतना आप ये इक्वेशन को होल्ड करते जाएंगे। होप मैं आपको क्लियर कर पा रही होंगी यहाँ पे पॉइंट। फिर से देख लीजिए, आप x को फिक्स कर लीजिए √2, ठीक है, एंड y को क्या करती जाइए, आप √2 से ग्रेटर ले लीजिए, y को क्या ले लीजिए, ग्रेटर देन √2 ले लीजिए आप। ठीक है, और आप लेते ही जाइए, जितना बड़ा आप ले सकते हैं आप उतना बड़ा लेते जाइए। तो ठीक है, √2 का स्क्वायर माइनस में एक बार आपने y को ले लिया √3, फिर से समझा रही हूँ, √3 ले लिया आपने तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, जो कि कैसा है, < में 5 है, तो इक्वालिटी होल्ड हो गई। ठीक है, फिर आपने क्या किया, √2 तो आपने फिक्स करके रखा x की वैल्यू, फिर आप यहाँ पे ले लीजिए 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, 9, यहाँ पे आपको -7 मिल गया, जो कि अगेन < 5 है, तो आपको अगेन ये इनइक्वालिटी होल्ड होते हुए दिख गई। आप और बड़ा y ले लीजिए, आप ले लीजिए 4, तो 4 का स्क्वायर तो 16 - 2 आपको देखने को मिलेगा, तो 16 - 2 14 हो जाएगा, -14, तो वो भी कैसा है, < में 5 है। तो जितनी वैल्यूज़ आप y की इंक्रीज करते जाएंगे, y टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, उतना ही आपका क्या होगा, ये इनइक्वालिटी आपकी होल्ड होती जाएगी। मतलब y आपका इस पर्टिकुलर केस में बाउंडेड नहीं है, y की वैल्यू आप कितनी भी इंक्रीजिंग वे में ले सकते हैं जहाँ पे ये कंडीशन होल्ड होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो आप y को बहुत सारा इन्फिनिटी तक मूव करवा सकते हैं। इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज जो यहाँ पे y है इज अनबाउंडेड। तो y अनबाउंडेड है तो पूरा का पूरा ये जो आपके पास सेट आने वाला है, जहाँ पे आप x को भले फिक्स कर लीजिए, y अनबाउंडेड है तो पूरा का पूरा ये जो सेट है ये अनबाउंडेड होगा, इसलिए ये जो सेट होगा ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेट है वो बाउंडेड नहीं है, क्लोज तो है। ठीक है, तो होप आपको वो पूरा समझ में आया होगा, चारों पॉइंट। यहाँ पे नेक्स्ट है, एक f आपके पास सेट है ऑफ ऑल फंक्शन डिफाइन ऑन s। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक आपके पास f है, कैपिटल F एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे f1, f2, f3 मतलब बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर हैं। अब ये फंक्शंस पे भी कंडीशन दी है, तो ये f1 किस टाइप का सेट है, जो s से आपको कहाँ ले जा रहा है, z+ कोडोमेन के पास ले जा रहा है। अब अलग अलग f1 के लिए, जैसे कि f1 के लिए जो आपका रेंज सेट है वो क्या आ रहा है, B1 आ रहा है, जो कि सबसेट है आपका कोडोमेन का। ठीक है, ऐसे ही F2 के लिए आपके पास जो रेंज सेट आने वाला है वो क्या आ रहा है, B2 आ रहा है, जो कि अगेन कोई दूसरा सबसेट है Z+ का। तो ऐसे ही डिफरेंट F1 F2 के लिए डिफरेंट आपको रेंज सेट मिलेंगे, जो कि किसके सबसेट होंगे, सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर के सबसेट होंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको डिफरेंट फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं और ये उनका कलेक्शन है। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि ये जो कलेक्शन है ये कैसा है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, और ये किस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन हम कलेक्शन कर रहे हैं दैट इज f1, f2, f3, इस पे कोई भी कंडीशन नहीं दी है।
मतलब लाइक ये 1 1 है, ऑन 2 है, किस टाइप का है, इस पर कोई भी कंडीशन नहीं दी, रैंडम दिया हुआ है कि बस आप कलेक्शन कर लीजिए। आप तो कलेक्शन करेंगे तो बहुत सारे अनगिनत मिलेंगे। कितनी चॉइसेस है हमारे पास, मतलब यहाँ पे कितनी चॉइसेस है हमारे पास रेंज सेट की, जितनी चॉइसेस आपके पास रेंज सेट की होगी उतने ही नंबर ऑफ आपको क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पे फंक्शन मिलने वाले हैं। अलग अलग रेंज सेट के लिए अलग अलग आप सिंगलटन बना सकते हैं, जैसे कि आप बना सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू में 1 ले लीजिए, फिर एफ एक्स इज इक्वल टू में एक 1 फंक्शन बना लिया, फिर एक अलग फंक्शन बना लीजिए 2 ले लीजिए, F3 ले लीजिए एक्स फंक्शन, फिर आप वो कितने ले लीजिए इज इक्वल टू में 3 ले लीजिए। तो जितनी चॉइस या जितने सबसेट आप बना सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के, मतलब जितनी चॉइसेस आपको यहाँ पे बी की दिखने वाली है उतने ही नंबर ऑफ फंक्शंस आपको इस एफ कैपिटल एफ के अंदर दिखने वाले हैं। तो कितनी चॉइसेस होंगी, कितनी चॉइसेस होंगी सबसेट की, सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको देखने को आपको मिलेगा कि अनकाउंटेबल चॉइसेस हो सकती हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल चॉइसेस हो सकती हैं सबसेट की, किसकी, सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर के अंदर। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो एफ है वो आपको अनकाउंटेबल मिलेगा। अब आपको यहाँ एफ काउंटेबल आपका ये गलत हो जाता है, एफ इन्फिनाइट है, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो एफ इन्फिनाइट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। एंड अब आपको यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है उस पर दिया हुआ है, अगर आपका बी फाइनाइट हो जाए, मतलब आप रेंज सेट ऐसी ही आपको मिल रही है जो कि फाइनाइट है, तो फिर आपका एफ काउंटेबल होगा या एफ अनकाउंटेबल होगा। तो अगर एफ फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, फाइनाइट है, बी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फाइनाइट पे, ठीक है। तो कितने फाइनाइट सबसेट बन सकते हैं आपको बताना है इस सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर के। तो सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर के जो फाइनाइट सेट बन सकते हैं वो आपके वो 2 की पावर, वो भी आपके कैसे बन सकते हैं, मतलब फाइनाइट बनेंगे या फिर काउंटेबली इनफिनाइट बनेंगे, ठीक है। तो इस कारण से ये वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका सही हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। एक ट्रिक और है कि अगर आपके पास जो जिसका आप सबसेट देखना चाह रहे हैं वो सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, इसकी आप कार्डिनलिटी पता करिए। इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नॉट होती है, ठीक है। अब आप इसके पावर सेट की बात कीजिए। तो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट 2 to the power cardinality of the set which is 2 to the power alif naught which is क्वांटम इम्प्लाइज। जो आपका यहाँ पे सबसेट की जो चॉइस आने वाली है पॉजिटिव जेड की, जो सबसेट की चॉइस आने वाली वो अनकाउंटेबल आने वाली। इस कारण से हमने यहाँ पे ये बी ऑप्शन टिक कर दिया था, जिस कारण से ये ए ऑप्शन गलत हो गया था एंड हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल सेट्स आर इन्फिनाइट सेट, ठीक है। अब यही सेम डी पे भी लगा लेते हैं ट्रिक। तो डी पे आपको क्या बोल दिया, बी फाइनाइट है। तो अब आप क्या करेंगे, कोई भी एक बी ले लीजिए और उसकी कार्डिनलिटी क्या है, फाइनाइट है, मतलब लेट वो कोई नंबर एन है, ठीक है। एन कहाँ पे, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर पे। तो फाइनाइट दिया तो हमने इसको एन मान लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके पावर सेट की बात करेंगे। अब इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सब कंसीडर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम पावर सेट की कार्डिनलिटी की बात करते हैं ऑफ बी, तो वो आपको देखने को मिलेगी 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ बी विच इज 2 to the power n। तो 2 to the power n आपको कैसा मिलने वाला है, यहाँ पे फाइनाइट मिलने वाला है। कोई ना कोई फाइनाइट नंबर मिल जाएगा जहाँ पे n आपका फाइनाइट है, तो 2 की पावर n भी आपको फाइनाइट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो f के पास जो चॉइस आने वाली है वो कितनी आने वाली है, काउंटेबल आने वाली है। इस कारण से आपने डी ऑप्शन को टिक कर लिया है। तो ये डी ऑप्शन के लिए एनालिसिस था, ये डी ऑप्शन के लिए एनालिसिस है, ये आपका बी एंड सी ऑप्शन के लिए एनालिसिस है। तो होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा का पूरा चॉइस रेंज सेट पे डिपेंड कर रहा है। तो रेंज सेट अगर फ्री है
है ना। रेन सेट अगर फ्री है तो आप ये BC वाला एनालिसिस लगाएंगे, अगर रेन सेट पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप उस रिस्ट्रिक्शन पे ये वाला एनालिसिस लगाएंगे एंड देन आप यहाँ पे इन दोनों को आंसर कर पाएंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद लेक्चर एंड होता है। तो हमारे पास एक f फंक्शन है जो कि q से कहाँ पे जा रहा है, सेट ऑफ अ इंटीजर, सेट ऑफ अ रैशनल नंबर से सेट ऑफ अ इंटीजर पे जा रहा है। और फंक्शन आपका डिफाइन किस तरीके से, fm अपॉन में n। यहाँ पे जो m अपॉन में n है वो क्या है, आपके रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन एनालाइज करें तो क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर के साथ बिलोंग करना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है वो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। एक बात ये समझ में। अब हमारा ये m n से लेके कहाँ पे जा रहे हैं, हम हमेशा m पे जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ f m अपॉन n से कहाँ पे जा रहे हैं, हमेशा m पे जा रहे हैं, इसका मतलब है हम पूरा का पूरा डिपेंड कहाँ कर रहे हैं, इस m पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और m की चॉइस कहाँ से आ रही है, इंटीजर से आ रही है। तो जैसे जैसे आप इंटीजर के अलग अलग m लेंगे वैसे वैसे आपको रेंज सेट के अंदर भी अलग अलग m देखने को मिलेंगे, जो कि कहाँ से होंगे, इंटीजर के अंदर से होंगे। यही हमारा कोडोमेन भी था। अब हमको यहाँ पे एनालाइज करना है कि ये जो मैपिंग है जो हमको गिवन है वो 1 1 है, ऑन टू है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, दोनों है, बाइजेक्शन है, मतलब 1 1 भी है ऑन टू भी है। तो कुल मिला के 1 1 ऑन टू पे बात करनी है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप अलग अलग रैशनल नंबर लेते जाएंगे, n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो n आप कितने भी लेते जाओ अलग अलग आपने रैशनल नंबर ले रहे हैं, बट हर बार आंसर आपको क्या मिल रहा है, ये जो m मिल रहा है विच इज इंटीजर। तो आप पूरा का पूरा इंटीजर एक बार कवर कर चुके होंगे। तो पूरा का पूरा अगर आप इंटीजर कवर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो आपका रेंज सेट है वो इक्वल टू किसके हो रहा है, कोडोमेन के इक्वल हो रहा है। अगर रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल हो जाता है तो आप बोल देंगे जो फंक्शन है वो कैसा है, ऑन टू है। तो इस कारण से फंक्शन ऑन टू तो हमको मिल गया। अब बात आती है 1 1 की, है ना। तो क्या कोई दो डिफरेंट के लिए आपको डिफरेंट इमेज मिल सकती है, हाँ मिल सकती है। अगर आपका m अपॉन में n क्या है, 1/2 है, और यहाँ पे आप अनदर mn ले लीजिए, जैसे कि m अपॉन में n आपका क्या है, यहाँ पे 3/2 है। तो यहाँ पे ये जो इमेज देगा दैट इज f ऑफ 1/2 वो क्या आने वाली है, यहाँ पे 1 आने वाली है। सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी। फिर नेक्स्ट वाला आप यहाँ पे ले लीजिए, mn ले लीजिए आप यहाँ पे 3 मतलब लाइक 1/3 ले लीजिए, ठीक है। तो आप जब आप इसकी इमेज निकालेंगे 1/3 की, तो उसकी इमेज भी क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। और आपको यहाँ पे पता है 1/2 इज नॉट इक्वल टू में 1/2 इज नॉट इक्वल टू में 1/3, बट आपको इन दोनों की जो इमेज है वो कैसी देखने को मिल रही है, सेम देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि ये मैपिंग इज नॉट 1 1। तो ये मैपिंग 1 1 नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम देखने को मिल रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, बी ऑप्शन टिक हो जाएगा, वेयर द फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1। तो होप आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर होगा, आपको कुछ एग्जांपल के साथ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है कि मेरे को मैं कोई दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही हूँ बट आपको नहीं आ रहा है, मतलब लाइक आपको ये कोई दूसरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें आपको नहीं आ रहा, तो आप मुझसे वो भी डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हम उनको भी सॉल्व कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे, उसकी बेसिक से लेके उसके हायर कन्वर्जेंट वगैरह जितने भी टेस्ट होते हैं एवरीथिंग हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपको कुछ भी नहीं छूटेगा अगर इन टॉपिक्स में से पेपर में कुछ आ जाता है तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को एंड शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।